वाली बात नहीं है गाइज। आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज से एक नया टॉपिक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। स्टार्ट करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। गाइज आज के सेशन में रूरल डेवलपमेंट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ऐसा टॉपिक जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। सो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट एम टू इम्प्रूव। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास का जो उद्देश्य है वो क्या सुधारना है। क्यों सरकार या हर एक व्यक्ति रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस जो है वो कर रहा है। क्या वो रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य जो है वो शहर के लिए होता होगा? ये तो किसी भी हालत में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, क्या रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य उद्योगों में विकास करना है? ये भी नहीं है। तीसरा है ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, तो बिल्कुल सही कहा। रूरल सेक्टर में ओवरऑल विकास करना, हर एक चीज में डेवलपमेंट करना, इसी को रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। वहां पे एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, बेसिक जो नीड्स हैं वो गांव वालों की पूरी हो जाए, गांव वालों को बहुत आसानी से जो लोन चाहिए होता है वो मिल जाए, तो पूरे गांव का एक ओवरऑल डेवलपमेंट को ही हम बेसिकली रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। वहां पे लोगों की इनकम अच्छी हो, लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा हो, है ना, ये सब बेसिकली रूरल डेवलपमेंट में ही आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ जाता है यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म जिसे भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। भूमि सुधार वो सुधार है, पहले के जमाने में पिक्चर हम देखा करते थे, लगान मूवी हमने देखी थी, है ना। किसान अपनी ही जमीन पर एक किराएदार जो है वो हो चुका था। किसान को अपनी ही जमीन के प्रोडक्शन पर कुछ पार्ट जो है वो देना होता था। किसे देना होता था? अंग्रेजों को। ये सिस्टम पहले चला करता था, फिर धीरे धीरे सिस्टम बदला, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए, भूमि सुधार हुए, किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक जो है वो दिया गया, एक अंग्रेजों को कितना देना है ये रेशियो फिक्स किया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें की गई थी। तो क्वेश्चन वहीं से आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आने लग गया है कि बताइए, जब भूमि सुधार होता है, जब लैंड रिफॉर्म्स होता है, तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पर्पस, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो क्या जमींदारों का शोषण खत्म करना ये लैंड रिफॉर्म का पर्पस था? तो यस, ये तो उद्देश्य था। किसानों को उनकी जमीन देना, किसानों की जो जमीन है, जो जमींदार हैं वो हड़प चुके थे, तो उनको उन्हीं की जमीन का फिर से मालिकाना हक देना ताकि वो अपनी जमीन पर खेती कर सकें, ये भी लैंड रिफॉर्म्स का उद्देश्य था। तीसरा है बड़ी जमींदारों को बढ़ावा देना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं था। इनको खत्म करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। पहले सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही तो थी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा कम था, और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम किया था। तो सी ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट ने दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कई बार आप लोगों से मैंने चर्चा करी है इसके बारे में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। कृषि वित्त से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन वहीं से आया है, तो जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। नाबार्ड का पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा आंसर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नाबार्ड जो होता है ना,
वो कृषि और ग्रामीण का देखिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, कॉमर्स गुरु मनोज शर्मा जी, आप 12 बजे ही होती है सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन देते हो आप टेस्ट में, हमें तो और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा नहीं है हार्ड क्वेश्चन देते हैं, पर कोशिश करते हैं कि जो हम टेस्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं उसमें कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे मैंने नेशनल इनकम का क्वेश्चन मैंने खुद कल बनाया, ऐसा नहीं है किसी और से क्वेश्चन बनाते हैं, मैं खुद ही क्वेश्चन जब बना रहा था तो पूरा प्रयास था कि जो 40 क्वेश्चन है नेशनल इनकम के, उसमें हर तरह के क्वेश्चन जो है वो मैं कवर कर सकूं। और जिन्होंने टेस्ट दिया है वो शायद इस बात को फील कर रहे होंगे कि सारी चीजें कवर करते हुए ही हमने ये टेस्ट जो है वो दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट्स का आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए गाइज, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। क्वेश्चन था नाबार्ड का मतलब क्या है, हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का कौन सा बैंक जो है वो एक एपेक्स बैंक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ बताओ कृषि और ग्रामीण बैंक का, एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कृषि और ग्रामीण वित्त का सर्वोच्च बैंक कौन सा है, तो आंसर नाबार्ड होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर हुई है, तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर हुई है बताइए। तो यहाँ पे जो ध्यान आपको रखना है वो शिवरमन समिति का नाम ध्यान रखना है। शिवरमन समिति ने ही सजेशन दिया था और उस सजेशन के बाद ही हमारे भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड में शिवरमन समिति की जो स्थापना है वो 1972 को हुई थी, है ना। चलिए जी, देखिए इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेटेज ही इस बार इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। चलिए जी, तो पूनम का भी आंसर आ चुका है, जया सिंह का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गैर संस्थागत स्रोत है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारा रूरल क्रेडिट होता है, जो हमारा रूरल क्रेडिट होता है, जो ग्रामीण साख होता है, उसके दो तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है जिसे संस्थागत कहा जाता है, एक स्रोत होता है जिसे गैर संस्थागत कहा जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। प्रश्न वहीं से पूछा जा रहा है कि बताओ, अच्छा दोनों में अंतर क्या है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए, संस्थागत तथा गैर संस्थागत ऋण के स्रोतों में क्या अंतर है। ये प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मुझे लगता है आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं, जिन्हें औपचारिक स्रोत कहते हैं, वो स्रोत होते हैं जिन्हें विनियमित संस्थान कहते हैं। ध्यान रखना, हमारे जो संस्थागत स्रोत होते हैं, जो संस्थागत स्रोत होते हैं, ये वो स्रोत होते हैं जो विनियमित स्रोत होते हैं। सर ये विनियमित का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। विनियमित का मतलब वो स्रोत हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, मतलब वो स्रोत जिन्हें कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा होता है। वो सब स्रोत कौन से होते हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक कौन से स्रोत है, संस्थागत हैं, क्योंकि ये किसी न किसी अधिनियम के तहत कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे सारे बैंकों को कंट्रोल करता है कौन, सारे वाणिज्यिक बैंकों को कंट्रोल करता है, विनियमित करता है कौन, तो एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सारे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक का भी जो है वो कोऑपरेटिव जो है वो एक्ट बना हुआ है, जो एक्ट 1904 में बनाया गया था। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो वापस अलग अलग 3 तरह के होते हैं। लेकिन जो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं, साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, ये सभी वो स्रोत होते हैं, ये सभी वो स्रोत होते हैं जहां जो गैर विनियमित होते हैं, जहां पे कोई सिस्टम नहीं होता, जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं होता, जहां कोई कंट्रोल नहीं होता, जहां पे ब्याज की कोई दर नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे गैर संस्थागत के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, बताओ दोनों में अंतर क्या होता है? तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में तो आज बाद में कोई भी दिक्कत आप लोगों को आने वाली है। डन है, बढ़ता हूं मैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सा संस्थान सहकारी बैंकों को और ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करता है? यह भी बढ़िया प्रश्न है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। दीजिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो क्या होगा। कोमल, चंदन, निशाक भारद्वाज। निशाक शायद पहली बार मैं नाम सुन रहा हूं, मैं भी शायद पहली बार आए हैं। बाकी सारे स्टूडेंट हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। सिग्मा डू दिस ने भी आंसर यहां पे दे दिया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ जा रहा था, अब आइए क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए जी, आंसर आ गया है। सर बताइए, सहकारी बैंकों को और ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित करने वाला बैंक नाबार्ड है। एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बताओ नाबार्ड सहकारी बैंकों को, क्या नाबार्ड सहकारी बैंकों को ऋण देता है? तो ध्यान देना, ऋण नहीं देता। नाबार्ड जो है वो इन बैंकों को एक सुविधा देता है, जिस सुविधा को पुनर्वित्त सुविधा कहते हैं, ध्यान रखना, जिसे रीफाइनेंस फैसिलिटी कहते हैं। ये नाबार्ड का सबसे मेन काम है, जो स्टूडेंट जो है वो ध्यान नहीं रखते, है ना। नाबार्ड जितने भी रूरल बैंक हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, उन सभी को रीफाइनेंस फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी बातें और आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में, अच्छा आरबीआई के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार आरबीआई के बारे में बात करी है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, और 1934 में आरबीआई का एक्ट बना। 1935 में आरबीआई ने काम करना शुरू किया। 1949 में आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले गवर्नर ऑसबोर्ड स्मिथ है। वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। मैं बात करना चाहूंगा अभी आप लोगों से किसके बारे में? मैं बात करना चाहूंगा अभी आपके बारे में, आपसे किसके बारे में? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहूंगा? मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं जिसे हम भारतीय खाद्य निगम के नाम से जानते हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ, अच्छा शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? शॉर्ट में हम इसे एफसीआई कहते हैं। तो सर क्वेश्चन आता है कि सर बताइए, ये जो एफसीआई है, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, सर बताइए इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। प्रश्न आता है कि सर बताइए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को का काम जो है वो क्या होता है? तो काम होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हमारे भारत में खाद्यान्न को बांटने के लिए, खाद्यान्न के वितरण करने के लिए एक प्रणाली है जिसका नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या नाम है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने नाम सुना होगा, जिसे पीडीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम वही है जिस सिस्टम से बीपीएल परिवारों को सस्ता अनाज मिलता है, राशन की दुकानों पर मिलता है ना, पता होगा आपको। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों को
बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। खाद्यान्न उपलब्ध करवाना मतलब फूड अवेलेबल करवाना, खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, ये काम किसका है? ये काम जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में खाद्यान्न का भंडारण करना। अरे सरकार के पास में जितना भी फूड पड़ा होता है, वो सारा की सारा जो फूड है वो कहाँ पड़ा होता है? वो सारा की सारा जो फूड है वो पड़ा होता है कहाँ? यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पड़ा होता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सर हमारे यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं हर जिले में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ध्यान रखना। आप जिस भी शहर में रहते हैं, मैं उदयपुर में रहता हूं, यहाँ पे भी एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है वो ऑफिस है, ध्यान रखना। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये भी ध्यान रखना, ये एक पीएसयू है। बोलो क्या है ये? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सरकार का ही एक उद्यम है, ध्यान रखना, जिसे फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर में जो है वो हम लोग लेते हैं। ये भी आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। काम मैंने बता दिया है, स्थापना बता दी है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और बैंक है जिसका नाम है सिडबी, एक और बैंक है जिसका नाम है सिडबी। सर ये सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कितने स्टूडेंट ने नाम सुना है बताइए? आप में से कितने स्टूडेंट ने नाम सुना है सिडबी का? बताइए, जिसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ सिडबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ये क्या काम करता है सर? ये फाइनेंस देता है। किसको देता है फाइनेंस? स्मॉल इंडस्ट्री को देता है। अरे बहुत सारे हमारे भारत में छोटे छोटे उद्योग हैं, उन सारे छोटे छोटे उद्योग को ऋण देने का जो काम है वो किसका है? सिडबी का है। और अकेला ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में आता है। कहां पे आता है? लखनऊ में आता है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री, अच्छा छोटी छोटी इंडस्ट्री को हम एमएसएमई कहते हैं, ध्यान रखना। छोटी छोटी इंडस्ट्री को हम एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। उन सभी को लोन देने का जो काम है वो किसका होता है बताओ? वो यहां पे सिडबी का होता है। आशा करता हूं सिडबी के बारे में भी सारी बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कहानी को मैं आगे ले जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पे आ चुका है। कौन सा कार्यक्रम एसएचजी? आप कहोगे सर ये एसएचजी क्या है? आप कहोगे सर ये एसएचजी क्या है? एसएचजी का मतलब होता है, एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या मतलब होता है इसका? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये नाम होता है जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? जिसे हम हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अब मुझे लगता है शायद प्रश्न को आप यहां पे समझ चुके होंगे। इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए, बाकी भी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करूंगा। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्या होते क्या है ये स्वयं सहायता समूह? क्या होते हैं, है ना? बताओ फटाफट से। ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होती हैं, गैर लाभकारी संगठन होते हैं। समझ रहे हो? समूह है मतलब ग्रुप है,
ग्रुप है मतलब कुछ लोग मिलकर ये ग्रुप चला रहे होंगे, बिल्कुल चला रहे होंगे। और जो लोग इस ग्रुप में आते हैं ना काम करने, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एकजुट होते हैं ताकि लोगों की सहायता जो है वो की जा सके, ताकि लोगों की सहायता की जा सके। और विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो स्वयं सहायता समूह है ना, ये विशेष रूप से पता है किसके लिए बनते हैं? ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनते हैं। कुछ महिलाएं, 4 महिलाएं, 5 महिलाएं, 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होके वो एक SHG बना देती है ताकि वो एक मजबूत रूप से जो है वो यहां पे आ सके। तो सर ये 10 महिलाएं मिल गई है, 10 महिलाएं मिल गई हैं और 10 महिलाएं क्या महान काम कर लेगी सर? अरे 10 महिलाएं अपनी अपनी बचत जो होती है ना, एक महिला के पास 10,000 की बचत है, 10 महिलाएं मिलती है तो बचत 1 लाख की हो जाती है, 1 लाख की होती है तो एक फंड बनता है ना? उस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, 1 लाख से तो मिलेगा, उस रिटर्न का फायदा सभी को मिलता है। 10 में से एक फंड बन गया है कि 10 में से किसी को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो सदस्यों को ऋण भी यहां पे मिल जाएगा, सभी लोगों का विकास होगा। SHG सामुदायिक विकास परियोजनाओं में काम करते हैं, स्कूल बनाना, पानी की सप्लाई करना, लोगों को जो है वो शिक्षा देना, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं। ये कई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनके काम मैंने आपको बता दिए हैं। बताओ, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में? यहां तक क्लियर है सभी बातें सभी को, है ना? अब आओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। फिर मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला है कि बताओ कौन सा कार्यक्रम SHG को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ता है? क्या स्वच्छ भारत अभियान है? स्वच्छ भारत अभियान का बैंकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, नाम से ही पता पड़ रहा है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होने वाला है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ने भी नाम सुना होगा, बैंक लिंकेज कार्यक्रम सुना है? बैंक लिंकेज कार्यक्रम का मतलब ही नाम से पता पड़ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इस प्रोग्राम को जो शुरू किया गया था, इस प्रोग्राम को शुरू कब किया गया था? प्रश्न आता है तो 1992 में शुरू किया गया था, है ना? प्रश्न आ सकता है कि बताओ इस प्रोग्राम को शुरू किसने किया था? तो शुरू करने वाला जो बैंक था वो नाबार्ड था। शुरू करने वाला जो बैंक था वो कौन सा था? नाबार्ड था। तो ये मैंने दोनों ही बातें आप लोगों को बता दी है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। ध्यान रखना, उद्देश्य क्या था? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी बताओ, पर्पस भी बताओ, तो इसका जो पर्पस है वो वुमेन एम्पावरमेंट था, जिसे महिला सशक्तिकरण के नाम से जो है वो जाना जाता है। डन है? चलिए जी, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर इस क्लास में जितने बच्चे हैं सभी आंसर देंगे, सभी का यस जो है वो मुझे यहां पे दिखना चाहिए। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट हैं क्लास में सभी का यहां पे आंसर मुझे नजर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे देखिए पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्रश्न ये कह रहा था कि बताओ सर SHG का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या इसका मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट है? क्या इसका मुख्य उद्देश्य प्रमोट थ्रिफ्ट एंड स्मॉल सेविंग, छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देना है? क्या इंपोर्ट से संबंध है? क्या एक्सपोर्ट से संबंध है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। बचत करना, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है जो आप सभी ने यहां बता दिया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ग्रामीण बैंकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बताइए। जो ग्रामीण बैंकिंग है, ग्रामीण बैंकिंग को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? बताइए फटाफट से। क्या उनके पास में सरप्लस फंड होता है?
क्या उनके पास में लोन की ओवर रिकवरी हो जाती है, क्या उनके पास में लोन ओवर ड्यू वाली जो समस्या है वो आ जाती है, या क्या हाई प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से जो आंसर है वो यहाँ पे दे सकते हैं। जल्दी से बताइए मेनली क्या समस्या है ग्रामीण बैंकिंग में। मतलब आप देखो आज भी गांव में जो बैंक होते हैं ना, आज भी गांव में जो बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछो कि साहब गांव में ब्रांच लगानी है, एसबीआई को बोलो गांव में ब्रांच लगानी है, एसबीआई एक बार टेंशन में आ जाएगा कि यार गांव में ब्रांच तो नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों वो कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बैड डेब्ट की समस्या है, पैसा डूब जाता है। गांव वाले लोन लेते हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज भी नहीं जमा करवाते, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो फंड की तो शॉर्टेज है, सरप्लस थोड़ी है ना। ऋण की अधिक वसूली, ओवर रिकवरी ऑफ लोन की ज्यादा रिकवरी हो जाती है और ऋण की वसूली में चूक हो जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या होगा? और बिल्कुल सही कहा, ऋण लोन ओवर ड्यू एंड डिफॉल्टर सबसे ज्यादा होते हैं, पैसा डूबता है बहुत ज्यादा। यही जो है वो सबसे मेन बात है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा कमेंट जो है वो आया है यहाँ पे कि सर आपकी क्लास में आंसर देने से लगता है कि इस बार ग्रीन पेन पक्का है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारी भी बिल्कुल आप सभी के साथ में वेल विशेज है कि आप सभी जो है वो इस ग्रीन पेन के जो है वो हकदार हो जाओ और इस बार हर हाल में आपका सिलेक्शन हो, यही आपकी और हमारी कोशिश है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी कृषि सहायक गतिविधि है? बताइए, इनमें से कौन एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी है? हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां, अब कृषि की संबंधित गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधि आती है यह हमें पता होना चाहिए। और कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? हमें कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर दो, मैं आपको तब तक कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में बताता हूं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मुझे लगता है ना, ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आप सभी के लिए कि कृषि क्षेत्र में जो है वो बहुत सारे सहायक क्षेत्र होते हैं। वो व्यक्ति जो मछली पालन कर रहा है, वो व्यक्ति जो मुर्गी पालन कर रहा है, तो ध्यान रखना पशुपालन है ना। तो पहला जो क्षेत्र हो गया वो पशुपालन हो गया, दूसरा जो क्षेत्र हो गया वो फसल क्षेत्र हो गया, है ना, जिसे हम फार्मिंग के नाम से यहाँ पे जो है वो जानते हैं। अगला जो क्षेत्र हो गया है वो मत्स्य पालन हो गया है। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया है? मत्स्य पालन हो गया है। मत्स्य पालन को हम लोग यहाँ पे फिशिंग के नाम से जानते हैं। और अगला जो क्षेत्र हो गया है वो क्षेत्र हमारा वानिकी कहलाता है। वानिकी को हम लोग फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ध्यान रखना, वानिकी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये सब कृषि के उप क्षेत्र हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ कृषि के कितने उप क्षेत्र होते हैं, कितने सब सेक्टर होते हैं, तो ध्यान रखना सब सेक्टर जो है वो 4 होते हैं, है ना। 4 होते हैं, पशुपालन, फसल, मत्स्य पालन और वानिकी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बताओ वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने परसेंट पॉपुलेशन आज भी कृषि पर निर्भर है, ये प्रश्न पूछा जाए तो आंसर देकर आ जाना 45%। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ वर्तमान में कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितने परसेंट योगदान है, तो ध्यान रखना योगदान अगर पूछा जाए तो 18% आप ध्यान रखेंगे।
कितना 18% है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ पूरे भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 45% है। और अगर यही डेटा आपसे ग्रामीण पूछा जाए, बताओ ग्रामीण जनसंख्या कितनी कृषि पर निर्भर है, तो ये डेटा आज भी 75% के आसपास जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए बताओ इन चार क्षेत्र में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, तो ध्यान रखना चारों क्षेत्र में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन सा क्षेत्र करता है, तो फसल क्षेत्र करता है। लगभग कितने परसेंट है, अकेला। अगर कृषि क्षेत्र 100% पैसा कमाता है तो 100 में से अकेला फसल क्षेत्र, फार्मिंग क्षेत्र 54% कमाता है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ मिनिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ध्यान रखना मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो आता है वो आपका फॉरेस्ट्री का आता है, वन क्षेत्र का आता है। अब बताओ कितनी सारी बातें हैं जो मैंने यहां पे आपको एग्रीकल्चर से संबंधित बता दी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े हम लोग आगे। देखो बीच बीच में ये जो लाइक और सब्सक्राइब है ना, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए आप इतना तो कम से कम कर ही देते होंगे कि ये जो वीडियोस हैं इसको जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक कर दें, है ना। ये जो वीडियोस हैं इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो उनको इसका बेनिफिट जो है वो मिल पाए। ठीक है ना। चलिए, और मेरे साथ में आंसर भी काफी सारे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो जा रहा है। हु कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द यूनियन एज वेल एज स्टेट लेवल। क्वेश्चन कह रहा है हु कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। देखिए पूरा की पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो वित्त मंत्रालय संभालता है। हमारा वित्त मंत्रालय है वो संभालता है। लेकिन अगर आप ये मेरे से पूछो कि यूनियन और स्टेट के बीच में पैसों का जो बंटवारा है वो कौन करता है, तो वो काम जो है ना वो किसका है, वो काम फाइनेंशियल कमीशन का है, फाइनेंस कमीशन का है, जिसे वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे भावना, हिमांशी, निशाखा, स्वर्ण, पिंकी, मनोज, सुरेखा, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दे दो फटाफट से आंसर क्या होगा। जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो फटाफट से दीजिएगा क्या होगा। कुसुम का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया कुसुम, वेरी गुड, वेरी गुड कुसुम। आंसर जो है वो आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। और निधि का पिंकी यादव, दीपा कालरा। नहीं, सीएजी का जो काम है ना, कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट का जो काम होता है वो ऑडिट करना होता है ना। वित्तीय लेखा जो है ना, उस वित्तीय लेखा को संभालना है। अकाउंटिंग अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो सीएजी आंसर मनीष सही है, बाकी सही नहीं है। पूनम, संजय, कोमल, स्वर्ण, हिमांशी, सभी का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था, बताओ इनमें से किसको मिल्कमैन का जो नाम है वो दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो मिल्कमैन है वो वर्गीस कुरियन है, क्योंकि वर्गीस कुरियन ने हमारे इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू किया था, जिस रेवोल्यूशन को हम मिल्क रेवोल्यूशन कहते हैं। और मिल्क रेवोल्यूशन 1970 में आया था। इसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? इसी क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। इसी क्रांति को दूध क्रांति कहते हैं। तो ध्यान रखना, दूध क्रांति, श्वेत क्रांति जो होती है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? तो दूध क्रांति से संबंधित होती है। दूध क्रांति को लाने वाले भारत में व्यक्ति कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे। वर्गीस कुरियन को ही मिल्कमैन का दर्जा दिया जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो 1970 से हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो एम स्वामीनाथन है,
एम स्वामीनाथन भी एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। एम स्वामीनाथन भी एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे जिसे ग्रीन या व्हीट रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए, जिसे ग्रीन या व्हीट रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में हरित क्रांति कहा जाता है, या हिंदी में उसे हम गेहूं क्रांति कहते हैं। तो गेहूं क्रांति और हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एम स्वामीनाथन थे। कौन से ईयर में लाए थे? 66-67 में ये लाए थे, जब भारत में खाद्यान्न संकट आ चुका था। क्या आ चुका था? खाद्यान्न संकट आ चुका था। ध्यान रखना, एम विश्वेश्वरैया वो पर्सन है जिन्होंने 1934 में जो है वो सबसे पहले एक किताब लिखी थी, है ना, प्लानिंग इन इंडिया के बारे में, है ना। भारत में सबसे पहले जो है वो एक किताब लिखी थी 1934 में, जिनमें एम विश्वेश्वरैया का नाम जो है वो बहुत ऊपर आ जाता है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने किताब लिखी थी। बड़े फेमस व्यक्ति हैं एम विश्वेश्वरैया। किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सॉरी, किताब का जो नाम था वो क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये किताब एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। कौन से ईयर में लिखी थी? तो 1934 में आर्थिक नियोजन के लिए ये किताब जो है वो लिखी थी। बहुत ही फेमस इंजीनियर थे, बहुत ही फेमस जो है वो आप कह सकते हैं कि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए जी, दीजिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अगर गांव में गरीबी कम करनी है तो गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और मैं देख रहा हूं लगातार बैक टू बैक आप सभी के आंसर यहां पे आ चुके हैं। सर, गांव में गरीबी कम करनी है तो सरकार सहायता कब तक देगी? सरकार की भी एक लिमिटेशन है। अर्बनाइजेशन, अरे सारे लोग अगर शहर में शिफ्ट हो जाएंगे तो गांव में खेती कौन करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो जाएगा पूरा। ऐसा नहीं हो सकता केवल कृषि पर निर्भर होना। अरे कृषि पर निर्भर भारत है। भारत के जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी समस्या ही ये है। भारत में अब जो कल्चर चल रहा है वो मिश्रित कृषि का चल रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग का चल रहा है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है खेती के साथ साथ दूसरे भी काम करना। जो व्यक्ति खेती कर रहा है वो मछली पालन, पशुपालन भी कर रहा है, या एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रहा है, तभी तो 12 महीने की इनकम होगी। बाकी किसान तो मौसमी बेरोजगार होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ये तीनों ही आंसर गलत है। नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो जब ओपन हो जाएगी तो अपने आप ही ये गरीबी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का क्या कारण है? भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है ना, और आपको बताना है कि क्यों बढ़ रही है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
नहीं मनीष, वो वाली क्लास नहीं है, वो क्लास हमने डिसकंटिन्यू कर दी है। इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे डेली, है ना। तो जल्दी से बताइए फटाफट से, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, वैसे प्रति व्यक्ति आय के जो डेटा होते हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं, स्थिर तथा चालू मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय। डेटा यहां से भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताइए भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी पहुंच गई है। तो जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट से, क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। और आप लोगों ने मेरे हिसाब से आंसर भी कुछ स्टूडेंट ने यहां पे दे दिए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताइए भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि बढ़ने का जो मेन रीजन है वो क्या है। क्या हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है? क्या इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जो तीन सेक्टर हमारे भारत में है ना, ये तीनों सेक्टर आपस में कनेक्टेड हैं। और जैसे जैसे एक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो दूसरे सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में जैसे ब्रेड बन रही है, अरे ब्रेड बन तो गेहूं से ही रही होगी, समझ पा रहे हो बात को। तो इसलिए सारी इंडस्ट्री आपस में कनेक्टेड होती है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बता चुका हूं 18% ही कंट्रीब्यूशन है, जबकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग जीडीपी में 55% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 26% है। तो ये दोनों सेक्टर मिलकर अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो मिल रही है और प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर अगर सुधारना है, अगर हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधर जाए तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए यह आपको बताना है। बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए बताओ इनमें से क्या उपाय आपके हिसाब से जो है वो हमें करने की आवश्यकता है। आपके हिसाब से क्या है बताइए। चलिए जी, इसका भी आंसर यहां पे आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर अगर सुधारना है, लिविंग स्टैंडर्ड अगर सुधारना है, तो क्या अर्बनाइजेशन से जीवन स्तर सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। क्या डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन? बिल्कुल, गांवों का समन्वित विकास करना पड़ेगा, गांवों का समन्वित विकास करना पड़ेगा, गांवों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हेल्थ अच्छी करो, एजुकेशन अच्छा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। जब ऐसा होगा तो संपूर्ण गांव का विकास होगा और जीवन स्तर अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेक्टर इज वाइटल फॉर बिल्डिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? आर्थिक ढांचा तैयार करने में इनमें से कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है? कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। यहां पे जल्दी से दीजिए आंसर, यहां पे क्या होने वाला है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दो सर। अरुण जी देखिए, वैसे यूजीसी नेट के लिए अलग से टाइम नहीं मिल पाता है, हमारा सेगमेंट थोड़ा सा अलग है। हालांकि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच हमारा चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी कोई भी क्लास, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, तो मेरी कोई भी क्लास आप उठा के देखोगे ना, हर क्लास आपके काम की है। जैसे मैं आज रूरल डेवलपमेंट करा रहा हूं, वो आपके काम का है। इससे पहले मैंने जो है वो जितनी भी क्लासेस ली है, नेशनल इनकम की क्लास ली है, बैंकिंग की क्लास ली है, और आपके सिलेबस में तो सब कुछ है। तो मेरी क्लासेस जो है वो आप देखते रहो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है, ये मैं आपको जो है वो श्योरिटी देता हूं। चलिए, जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पे आ गए हैं। पिंकी कुमारी, मंजू, संजय, हिमांशी, आरती, अनुकृति, सुरेखा, कुसुम, निधि, चंदन, विक्की, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पे आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ पे सही जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक ढांचे के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? क्या आर्थिक ढांचे के लिए केवल बड़े उद्योग से काम चल जाएगा? क्या हमें इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा? तो सर बैलेंस करना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं
जो है तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन, पर ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत बार गलत कर देते हो। तो गलती एग्जाम में नहीं हो तो एक बार तो कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, वही हम आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। आज का जो टॉपिक है, जो स्टूडेंट भूल गए हैं उनको बता दूं, आज का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रामीण विकास आज का टॉपिक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हो जाता है। सो गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है अगला, शिक्षा सामाजिक बुराइयों को कैसे समाप्त करती है? हाउ डज एजुकेशन हेल्प एलिमिनेट सोशल एविल्स? बताइए। अगर शिक्षा होती है, शिक्षा तो बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। वो कहते हैं ना कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बस वही मुझे लगता है कि जो आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो सब दहाड़ ही तो रहे हैं, अपनी नॉलेज जो है वो यहां पे बता रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के सही होते हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस में तो मुझे लगता है आप गलती किसी भी हाल में नहीं करने वाले हो, सभी का सही होगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा सामाजिक बुराइयों को समाप्त कैसे करती है? जब शिक्षा होती है तो एनकरेज अवेयरनेस, अवेयरनेस होती है, शिक्षा होती है तो रिफॉर्म्स होता है ना, जागरूकता और सुधार जैसी चीजें जो है वो प्रोत्साहित होती है। बिल्कुल सही है बात है। शिक्षा का धार्मिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा का केवल सरकारी प्रयास है, लेकिन केवल गलत है, और केवल कानूनी सजा प्रदान करती है, ये भी बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 2011-12 में ग्रामीण गरीबी कितनी थी? बताइए। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आंकड़े हैं। सर 2011-12 के डेटा, इतने पुराने डेटा आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि गरीबी की जो कैलकुलेशन है ऑफिशियल योजना आयोग के द्वारा जो डेटा पब्लिश हुए थे, वो 11-12 के बाद हुए ही नहीं। तो आज भी एग्जाम में जो डेटा क्वेश्चन आते हैं ना, वो आज भी 11-12 से आते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2011-12 में ग्रामीण गरीबी से प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत क्या था? बता दीजिए आंसर फटाफट से, क्या होने वाला है। बढ़िया प्रश्न है जो आप सभी के सामने यहां पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया है आप लोगों ने। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो कि 11-12 में ग्रामीण गरीबी का जो परसेंटेज था वो 25.7% था। कितना था? 25.7% ऐसे लोग थे ग्रामीण गरीब थे, मतलब बीपीएल थे। अरे गांव में जो लोग रहते हैं वो सारे बीपीएल थोड़ी होते हैं। गांव में कितने परसेंट लोग जो है वो बीपीएल परिवार थे? तो 25.7% थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताओ शहर का डेटा क्या था, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता और आपसे ये पूछा जाता कि बताओ शहरी जो गरीबी है, सर शहरी जो गरीबी है वो बताओ कितनी है, अगर शहरी गरीबी आपसे पूछी जाती तो आंसर 13.7% होता। कितना होता? 13.7% होता। ध्यान रखना, है ना। ये मैंने आपको जो डेटा बताए हैं ये ग्रामीण के बताए हैं। अगर यही प्रश्न भारत का आता, अगर यही क्वेश्चन किसका आता? भारत का आता, और आपसे प्रश्न ये पूछा जाता कि बताओ भारत में कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है, कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। इसमें दो समितियों के नाम जो है वो अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। एक समिति है जिसका नाम था तेंदुलकर समिति, एक समिति है जिसका नाम क्या है? तेंदुलकर समिति। और तेंदुलकर समिति के हिसाब से कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो गरीब है? तो 21.9% जनसंख्या जो है वो गरीब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तेंदुलकर ने गांव में और शहर में एक उपभोग व्यय भी बताया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तेंदुलकर समिति के हिसाब से गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है वो कितने रुपए खर्च करेगा? 816 रुपए जो है वो खर्च करेगा। और शहर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो 1000 रुपए खर्च करेगा। ये 816 रुपए जो है वो पर मंथ है, ध्यान रखना। 1000 रुपए जो है वो भी पर मंथ है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका मतलब वो व्यक्ति जो कि गांव में रहता है और 816 रुपए जो है वो खर्च कर रहा है
एक महीने के तो वो गरीब है, और 1,000 रुपए से कम खर्च कर रहा है, वो शहर में रहता है, तो वो व्यक्ति जो है वो कौन है? गरीब है, ध्यान रखना। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि बताओ रंग राजन समिति के हिसाब से गरीबी जनसंख्या कितनी है, तो रंग राजन के हिसाब से 29.5% लोग गरीब हैं। कितने हैं? 29.35% गरीब है। ये जो 21.9% गरीबी है, ये मैं आपको 2011-12 की बता रहा हूं। इससे पहले 2004-5 में कैलकुलेशन हुई थी, और 4-5 में जो गरीबी थी वो लगभग 37% थी। कितनी थी? 37% थी। और ये गरीबी जो है वो कम होके कितनी पहुंच गई है, ये गाइस मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं सारी बातें आपको यहां पे क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है? डन है। तो ग्रामीण गरीबी जो है वो कितनी थी, ये मैंने आपको यहां बता दी है कि भारत में जो गरीबी का परसेंटेज है वो कितना है, भारत का कितना है और शहर का कितना है। ये दोनों ही अनुपात एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डन है, सभी को क्लियर हो चुका है। राजस्थान में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया लेवल पे चल रहे हैं। राजस्थान में अगर आपके सिलेबस में राजस्थान है, राजस्थान की गरीबी है, तो ही राजस्थान का डेटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान रखना, नहीं तो ये डेटा नहीं आएगा। ओके, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सहकारी संस्थाओं से कितने प्रतिशत किसानों को ऋण प्राप्त होता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी, हाँ, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जो बताया था, टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन का आंसर ये बताया था, वो गलती हो गई थी। वो गलती हो गई थी, उस गलती को भी मैंने टेक्निकल टीम को बोला था, अगर नहीं भी करेक्ट हुआ हो तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। यूजीसी नेट के कोर्स में आज बहुत सारा अपडेशन हो गया है। अरुण जी, आज एक बार चेक करना, पूरा सिलेबस हमने लगभग डाल दिया है। कुछ पीडीएफ हो सकता है बाकी हो, बाकी सब डाल दिया है। एक बार आज प्लीज आप चेक करना। आज 2 घंटे में खुद पर्सनल बैठा हूं और इस पे सॉल्यूशन हमने करवाया है। तो दीजिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है जो आप सभी के सामने आ रहा है। सहकारी संस्थानों से कितने प्रतिशत किसानों को ऋण प्राप्त होता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो सहकारी संस्थाएं होती है, उन सहकारी संस्थाओं से जो ऋण है वो कितने लोगों को प्राप्त होता है। देखिए, पहले समय के साथ साथ में ये जो डेटा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 60 है, 40 है, 30 है या 50 है? जल्दी से बताइए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह भी एक आंकड़े वाला प्रश्न है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सहकारी संस्थाओं से कितने प्रतिशत किसानों को लोन मिलता है? लगभग 40% मिलता है। हालांकि ये कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएट करता है, 40 से 70% के बीच में मिलता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 40% को जो है वो ऋण मिलता है। ध्यान रखना, है ना। और अगर ये पूछे लगभग 70% से ज्यादा जो ऋण मिलता है, 70% से ज्यादा जो ऋण मिलता है वो किसको मिलता है? छोटे किसानों को मिलता है। जो छोटे किसान हैं वो तो लगभग 70% जो ऋण है वो सहकारी संस्थानों से ही लेते हैं, वो वाणिज्यिक बैंकों के पास जाते ही नहीं है। ये भी बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजदूरी का कितना अंतर है? मजदूरी जो दर है उसमें कितना अंतर होता है? गांव में भी लोन दिया जाता है, शहर में भी लोन, गांव में भी मजदूरी दी जाती है, शहर में भी मजदूरी दी जाती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ दोनों में लगभग जो डिफरेंस है वो क्या है? वो क्लासेस मनीष हमारे यहां से ही मैनेज हो रही है, हमारे यहां से ही वो क्लासेस जो है वो मैनेज हो रही है मनीष, चिंता मत करो, है ना। चलिए जी, तो प्रश्न आपसे पूछा गया था, बताओ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजदूरी का कितना अंतर जो है वो देखने को मिलता है। मैं देख रहा हूं आप लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है यहां पे, जल्दी से दीजिएगा। कितने परसेंट मजदूरी का जो अंतर है वो देखने को मिलता है? 10 से 15% है। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजदूरी का कितना अंतर है?
देखो मजदूरी का अंतर तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर जो है वो देखने को मिलता है। गांव में जो मजदूरी है वो बहुत कम मिलती है, शहर में मजदूरी बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग दोनों की तुलना में 24% लिखा हुआ है। वैसे ऑथेंटिक एनसीईआरटी किताब में आप 24 से 28 ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां करवाया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये तो हम सब जानते हैं। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ जनसंख्या बढ़ने का मेन जो कारण है वो क्या है। जल्दी से दीजिए, प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है? क्या एजुकेशन इंक्रीज हो रही है? क्या यहां पे हाई बर्थ रेट है, जन्म दर बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है? या गवर्नमेंट की जो नेग्लिजेंसी है वो बहुत ज्यादा है? बताइए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न जो है वो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर जो है वो आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर यहाँ पे सी दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं जनसंख्या। देखो जनसंख्या का टेक्नोलॉजी से तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। जनसंख्या का एजुकेशन से थोड़ा सा कनेक्शन होता है। जहां पे शिक्षा कम होती है वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे कि बिहार यूपी में आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो शिक्षित राज्य है वो कौन सा है? केरला है। और केरला की जनसंख्या कितनी कम है ये भी आप जानते हो, है ना। लेकिन जो यहाँ पे मेन बात है वो क्या है? जन्म दर बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस नहीं है। तो इनमें से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा सही जो आपको पॉइंट लग रहा है वो यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल सही है जो आप सभी ने फरमाया है। बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण परिवारों में अनुपयोगी खर्च का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण परिवारों में जो अनुपयोगी खर्च होता है उसका मेन रीजन क्या है बताइए। खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, बिना बात का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि प्रथाएं बहुत चल रही है, परंपराएं बहुत चल रही है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं? बताइए फटाफट से। एजुकेशन ज्यादा होने की वजह से खर्चे ज्यादा कभी नहीं होते। सरकार की सब्सिडी से खर्चे कम ही होते हैं। टेक्नोलॉजी के खर्चों से कोई कनेक्शन नहीं है। सोशल कस्टम पे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मृत्यु भोज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रीति रिवाजों पर खर्चा, जो रिचुअल्स होते हैं ना गांव के, उन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कम उत्पादकता का प्रभाव होता है बताइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो कम उत्पादकता होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, उसका क्या प्रभाव होता है बताइए। क्या हाई फार्म इनकम होती है, बेटर इरिगेशन होता है, लो इनकम और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, या हाई एक्सपोर्ट होता है? बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। ज्योति, वर्ग एक के लिए हमारा प्री और मेंस दोनों ही अलग अलग कोर्स चल रहा है। तो आप नीचे जो नंबर है उस पर कॉल जो है वो कर सकते हैं, है ना। सिटी में भी बहुत होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं यहाँ पे सुरेखा, भावना, हिमांशी, मनीष, स्वर्ण, ज्योति, अनुकृति, आरती, कौशल्या, कुसुम, कोमल, पिंकी, सभी का एक मत आंसर आ रहा है कि सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। सभी का आंसर एक जैसा ही लग रहा है मुझे। लगभग लगभग सभी का आंसर जो है वो एक जैसा लग रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उत्पादकता का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है मतलब उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है तो क्या होता है? इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो जीवन स्तर भी कम हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता मिलती है, बिल्कुल सही बात है, 100% मिलती है। अब प्रश्न है कि आर्थिक असमानता का मतलब क्या होता है? अमीर आदमी बहुत अमीर हो रहा है और गरीब आदमी बहुत गरीब हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है।
फॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा रखें ऐसा बोल रहे हो। चलो कोशिश करते हैं, बोलेंगे टेक्निकल टीम को थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कराएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्रामीणों में आर्थिक असमानता का मेन रीजन क्या है? पैसे वाले बहुत पैसे वाले बन रहे हैं, अमीर आदमी बहुत अमीर हो रहे हैं। क्या रीजन है उसका? अरे सर उसका रीजन है धन का असमान वितरण। क्या रीजन है बताओ? धन का असमान वितरण। पैसे वालों के पास में बहुत पैसा है, गरीब आदमी के पास में पैसा है ही नहीं, बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये जो चीजें हैं वो यहां पे आपको मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है यहां पे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की भी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की भी कमी है। प्रश्न ये कह रहा है कि पैसे की कमी क्यों देखने को मिल जाती है? बताइए क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की कमी जो है वो मेनली पाई जाती है? बताइए क्या वहां बैंक कम है? क्या वहां बैंक कम है? क्या वहां लो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है? इनकम कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में और टेक्निकल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो मुझे लगता है ऑप्शन जो है वो हिंदी में नहीं आ रहे हैं। हम वो बोलेंगे टेक्निकल टीम को कि ऑप्शन भी हिंदी में दे आपको नेक्स्ट बार से। तो लैक ऑफ बैंक्स है, क्या वहां बैंक जो है वो लो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है? यही मेन रीजन है। गांव में मैक्सिमम लोग जो है वो कृषि पर निर्भर हैं और कृषि में इनकम ही नहीं है लोगों की, इसलिए वहां पूंजी भी कम ही देखने को मिलती है, इसलिए लोगों की सेविंग रेट वहां पे बहुत ही ज्यादा कम होती है। अगला क्वेश्चन है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताओ रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा। ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है? टू बिल्ड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। प्रश्न रिपीट हुआ है एक तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन वाली आवश्यकता है, सभी ने दे दिया है आंसर, सी बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सूखा और अकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब सूखा होता है, जब अकाल होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सामने हमारे आ जाती है? बताइए इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, आराम से आप दे सकते हैं। सूखा अकाल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? क्या जॉब क्रिएशन में दिक्कत आती है? क्या जॉब क्रिएट होती है? क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है? क्या फसलों का नुकसान होता है? क्या फसलों का नुकसान और लोग भूखे मरते हैं? तो यस, यही इसका सही आंसर है कि क्रॉप का लॉस होता है और हंगर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है,